Okay, good morning everyone. Today we are here to discuss our weekly test, next weekly test, I should say, weekly test number 5. Okay, I request everyone, each and everyone, to please watch this because ये जो भी वीडियो आपका रहेगा, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ भी ऐसे रेगुलर लेक्चर्स की तरह कोई भी राइटिंग वर्क या कोई भी सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं करना है. आप आराम से कभी भी कहीं पे भी बैठ के सो के कैसे भी देख सकते हो. सिर्फ आपको देखना है और अंडरस्टैंड करके लेना है कंसेप्ट्स. आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच इवन इफ यू हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स. ओके, फुल मार्क्स इन द सेंस 30 आउट ऑफ 30 अगर आपने स्कोर किया फिर भी देखो, मैं बोलूंगा कि कुछ ऐसे भी रहेंगे क्वेश्चंस जो आपने बस लगा दिए और लग गए. ठीक है, जय माता दी. राइट, तो थोड़ा सा लॉजिक भी क्लियर होना जरूरी है. एंड अनदर थिंग आई शुड से, दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट टेस्ट्स. ओके, एकदम इजी था इसके अंदर सब कुछ. ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सी व्हाट इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 1, डैश डैश डिटरमाइंस द पोटेंशियल सप्लाई. ओके, इसके लिए हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे. ओके, वी हैव सीन 3 कंसेप्ट्स. एक था हमारा स्टॉक, दूसरा था फर्स्ट आपका था आउटपुट. ओके, दूसरा था स्टॉक. फर्स्ट आपका था आउटपुट. इज दैट विजिबल? ओके, विजिबल. फर्स्ट था आपका आउटपुट, दूसरा था स्टॉक और तीसरा था सप्लाई. ओके, दिस 3 आर डिफरेंट कंसेप्ट्स. ये तीनों डिफरेंट कंसेप्ट है, इसीलिए हमने इसको पढ़ा था. ओके, अगर तीनों सेम रहते तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या थी. ओके, आउटपुट मीन्स व्हाट? आउटपुट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, इन शॉर्ट आउटपुट मतलब आपका क्या है? प्रोडक्शन. ओके, स्टॉक मतलब क्वांटिटी अवेलेबल इन हैंड. मतलब जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उसमें से कुछ सेल्स भी तो हुआ होगा ना. तो अगर मान लो कि आपका प्रोडक्शन होता 100 यूनिट्स का, उसमें से 10 यूनिट सेल हो चुका है, तो 100 यूनिट का आपका था प्रोडक्शन, उसमें से 10 यूनिट सेल हो चुका है, तो आपके पास स्टॉक कितना है? 90 यूनिट आपका स्टॉक है अभी. ओके, एंड व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई इज दैट पोर्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ सेलर इज रेडी टू ट्रांसफर टू द बायर. ओके, मतलब सप्लायर जितना बेचने के लिए तैयार है at this point of time is known as what? Is known as supply. ठीक है, तो इसमें से अगर मान लो कि सप्लायर अभी 40 यूनिट दे रहा है सामने वाले को, तो ये हो जाएगा आपके लिए 40 यूनिट सप्लाई. ठीक है, एंड आपने अगर नोट्स लिखे हुए हैं जेन्युइनली, तो ये सेंटेंस आपने पढ़ा ही होगा कि स्टॉक डिटरमाइंस पोटेंशियल सप्लाई, या फिर स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल सप्लाई. ओके, सो सप्लाई के लिए जो भी हमें पोटेंशियल मिलता है वो स्टॉक में से मिलता है, क्योंकि स्टॉक में से हम सप्लाई करते हैं, हम आउटपुट में से सप्लाई नहीं करते. डेफिनेटली ये 40 यूनिट्स आउटपुट में से भी आ रहे हैं. ओके, बट हम इसमें से सप्लाई नहीं करते. फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स का मैंने प्रोडक्शन किया है और उसमें से मान लो कि 100 यूनिट्स अब तक सेल हो चुके हैं, मेरे पास एक यूनिट भी बची हुई नहीं है स्टॉक के अंदर, कुछ भी नहीं है मेरे पास स्टॉक के अंदर, सब कुछ सेल हो चुका है. तो फिर इस केस में क्या मैं सप्लाई कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता हूं. ठीक है, तो सिर्फ आउटपुट से पता नहीं चलेगा कि क्या मैं सप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं. मैं सप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं, ये किस पे से पता चलेगा? ये स्टॉक पे से पता चलेगा. ठीक है, आउटपुट आप कितना भी कर लो, बट अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं है या फिर आपको पता नहीं है कि कितना स्टॉक है, तो आप कितनी क्वांटिटी सप्लाई करोगे ये डिसाइड नहीं कर सकते हो. सो करेक्ट आंसर इज स्टॉक. नेक्स्ट, when the price rises there is dash dash of supply. देखिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमारे इससे पहले भी हो गया था डिमांड के अंदर. ओके, कि हमें लगता है कि बहुत इजी है, और जब हमें इजी दिखता है ना कुछ, हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पढ़े हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं. सो डोंट रश. ओके, just watch it calmly and think once twice on that, then attempt your question, attempt your answer. Okay, तो इसके लिए मैंने आपको एक बोला था कि भाई इंक्रीज और डिक्रीज, यही 2 ऑप्शंस नहीं होते. बहुत से बच्चों ने इंक्रीज इन सप्लाई लिख दिया,
ओके कुछ बच्चों ने डिक्रीज इन सप्लाई भी लिख दिया, फाइन। सो वी हैव टू कंसेप्ट्स, एक हमारे पास होता है वेरिएशंस, डिमांड में भी हमने पढ़ा था, 2 बार पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई कंफ्यूजन बचना चाहिए। दूसरा था हमारे पास चेंजेस, ओके बराबर है ना। सो वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर वी आंसर। सो व्हाट वी हैव टू डू, देखिए वेरिएशंस अगर हो रहा है ना तो उसके अंदर होता है एक तो एक्सपांशन, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। चेंजेस के अंदर एक होता है इंक्रीज, दूसरा होता है डिक्रीज, ओके। वेरिएशंस जब होता है तब हमें क्या पता है, रीजन क्या होता है, यहाँ पे आपके लिए रीजन होता है यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे आपके लिए रीजन क्या होता है, अदर देन प्राइस। मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल भी बोला था कि इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस, फॉर एग्जांपल आपको आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है या फिर आपको अपना एटीएम का पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक ओटीपी मिलता है आपको, वो ओटीपी अगर आप एंटर करते हैं तो ही आप चेंजेस कर सकते हो, ओके। सो इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस व्हाट वी रिक्वायर ओटीपी। तो ध्यान में रखो भाई कि अगर चेंजेस है तो रीजन है अदर देन प्राइस, अगर चेंजेस के लिए रीजन अदर देन प्राइस है तो फिर वेरिएशंस के लिए रीजन क्या रहेगा, प्राइस रहेगा। तो बस आपको यही देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या रीजन बोला उन्होंने, ओके। सो रीजन इज व्हाट, व्हेन प्राइस राइजेस देयर इज डैश डैश ऑफ सप्लाई, मतलब प्राइस में कोई चेंजेस हो रहा है ना, सो रीजन इज प्राइस। अगर प्राइस रीजन है तो फिर आइदर आपका एक्सपांशन रहेगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या बोले उन्होंने, प्राइस राइजेस, और हमें पता है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रही तो सप्लाई भी ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जा रही तो सप्लाई भी नीचे जाएगा, ओके। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। और इन्होंने क्या बोले, व्हेन प्राइस राइजेस, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है तो सप्लाई भी ऊपर जाएगा, मतलब ये क्या रहेगा आपके पास, एक्सपांशन। एक्सपांशन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दैट। और जिन्होंने डिक्रीज लिखा है, सॉरी इंक्रीज लिखा है, उन्होंने बस इतना लिखा कि प्राइस बढ़ रही तो सप्लाई बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब इंक्रीज, इंक्रीज लिख के रख दिया। तो सिली क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कराएंगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज, और इसे रॉन्ग अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, द सप्लाई कर्व स्लोप्स डैश डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वी नो ये था हमारा डिमांड कर्व और ये होता है हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व हमारा नीचे आ रहा था, सप्लाई कर्व हमारा ऊपर जा रहा है। सो सप्लाई कर्व इज ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई कर्व कभी नीचे जाते हुए हमने नहीं देखा है, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई अगर पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट, एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व शोज, सी, मैं उसी दिन का पेज लेके आता हूं फिर से, जस्ट अ सेकेंड, ओके। यू कैन सी इस टाइप से कुछ हमने पढ़ा था, वेरिएशंस और चेंजेस, ओके। वी नो वेरिएशंस के अंदर हमारे पास नो सेपरेट कर्व इज क्रिएटेड, वेरिएशंस के अंदर कोई भी अलग से सेपरेट सप्लाई कर्व क्रिएट नहीं होता है, मतलब क्या, सेम सप्लाई कर्व। उन्होंने क्या बोला, एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन सेम सप्लाई कर्व शोज, तो ये तो होगा सेम सप्लाई कर्व किसके अंदर होता है, वेरिएशंस, ठीक है। नाउ सी अपवर्ड मूवमेंट कहां पे हो रहा है, ये था आपका सप्लाई पॉइंट एस, ये हमारा S1, ठीक है, मतलब ये प्राइस थी, ये आपका सप्लाई पॉइंट था, प्राइस P से P1 पे हो गई, सप्लाई आपका S से S1 पे हो गया, ओके। मतलब आपका ये जो मूवमेंट हो रही है वो क्या हो रही है, ये आपका पहला पॉइंट था ओरिजिनल पॉइंट, यहाँ पे आपको मिला दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये S2 है, यहाँ पे आपको मिला था तीसरा पॉइंट, ओके। मतलब दिस इज अपवर्ड मूवमेंट, ओके। मैंने आपको जो नोट्स सेंड किए हैं उसके अंदर में ये एरो बनाया हुआ है, यहाँ पे ये एरो नहीं बना है, ठीक है, तो उस नोट्स के अंदर भी आप देख सकते हो इस तरह से एक एरो बना है। सो दिस इज अपवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे क्या हुआ था, आपकी ये जो प्राइस थी और यहाँ पे सप्लाई था, ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो डिक्रीज हो रहा है सप्लाई के अंदर, तो सप्लाई यहां से यहां आ गया, तो ये कौन सी मूवमेंट है आपकी, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, ओके। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई गोज अप, मतलब S से S1 पे हुआ, मतलब यहाँ पे जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, तो सप्लाई कर्व आपका कहाँ पे मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, ओके। सो सेम सप्लाई कर्व के ऊपर अगर मूवमेंट है तो फिर वो आइदर एक्सपेंशन रहेगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि
अनदर कर्व इज क्रिएटेड इन विच केस, अनदर कर्व इज क्रिएटेड इन इंक्रीज और डिक्रीज। बट अगर सेम सप्लाई कर्व है तो फिर वो क्या रहेगा आपके लिए, वो रहेगा आपके लिए एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। सो इस केस के अंदर आपका आंसर हो जाएगा एक्सपांशन। नेक्स्ट, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज। देखिए सेम डायग्राम अभी है हमारे पास। ओके, इसको थोड़ा फोल्ड कर लिया मैंने तो अभी देखने में आपको भी इजी हो जाएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज दिस इज योर एस एस, ये है आपका S1 S1, यहाँ पे ये है आपका ओरिजिनल SS, ये है आपका S1 S1, ठीक है। सो ये कौन सी साइड में शिफ्ट हो रहा है? ये राइट में शिफ्ट हो रहा है। राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज व्हाट देन? इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज है ना, मतलब सप्लाई बढ़ रहा है। तो ये आपका ओरिजिनल पॉइंट था S, बढ़ रहा है मतलब आगे जाएगा ये, तो S1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर S1 आ रहा है और P तो आपका प्राइस तो आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है, मतलब यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट बनता है, ठीक है। ये आपका एक कर्व था, यहाँ पे दूसरा कर्व बन रहा है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है। ऑन द अदर हैंड हियर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका ओरिजिनल SS पॉइंट था, यहाँ पे आपका आया नेक्स्ट S1 S1, ठीक है। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ये राइटवर्ड शिफ्ट है, मतलब राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो राइट साइड में कहां पे शिफ्ट होता है? इंक्रीज इन सप्लाई के अंदर शिफ्ट होता है। ओके, देन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। ड्यू टू फॉल इन प्राइस मतलब रीजन क्या है आपका? प्राइस है रीजन यहाँ पे, ठीक है। रीजन प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाइड इज व्हाट? लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड ना, ठीक है। मतलब सप्लाई गोज डाउन, लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड, सप्लाई आपका कम हुआ है और रीजन प्राइस है, तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपके लिए कॉन्ट्रैक्शन, तो ये रहेगा आपके लिए कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद है व्हेन सप्लाई फॉल्स इवन एट सेम प्राइस। देखिए सेम प्राइस, सेम प्राइस है मतलब रीजन क्या है? प्राइस तो वही सेम है, रीजन क्या हुआ फिर? अदर देन प्राइस। प्राइस सेम है ना, मतलब रीजन इज अदर देन प्राइस। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, कुछ और ही चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो अदर देन प्राइस अगर आपका रीजन है तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। क्या बोला उन्होंने? व्हेन सप्लाई फॉल्स, सप्लाई फॉल्स, फॉल्स मतलब ये हो गया आपके लिए डिक्रीज, डिक्रीज वाला केस हो गया है, ठीक है। आफ्टर दैट प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब प्राइस कांस्टेंट है, ओके। प्राइस कांस्टेंट है तो रीजन प्राइस नहीं हो सकता है, प्राइस आपका सेम है, कांस्टेंट है, तो रीजन इज अदर देन प्राइस अगेन, ओके। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन सप्लाई राइजेस, सप्लाई राइजेस, सप्लाई कहां पे बढ़ता है? इंक्रीज के अंदर सप्लाई बढ़ रहा है और रीजन इज अदर देन प्राइस, तो ये हो गया आपके लिए इंक्रीज इन सप्लाई। तो थोड़ा सा सोचना है आपके अपने कि भाई ये इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। हर बार इंक्रीज डिक्रीज पे ही आंसर मत करो, थोड़ा सा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देख लो, ठीक है। आफ्टर दैट द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर स्लोप्स। नाउ वी नो ये हमारा सप्लाई कर्व है ना, सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड, बट अगर आपने ठीक से देखा होगा तो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से आपका जा रहा था, यहां से फिर ऊपर फिर ऐसे बैकवर्ड, बराबर है। इसके लिए हमने जब हम एक्सेप्शन देख रहे थे, एक्सेप्शन अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर स्लोप्स बैकवर्ड, ओके, इट बेंड्स बैकवर्ड, ओके। अपवर्ड स्लोप होगा तो वो तो रेगुलर हो गया ना, बट वो तो एक्सेप्शन है, मतलब इस तरह से वो स्लोप नहीं करता है, ठीक है। वो एक्सेप्शन है, मतलब वो कुछ तो भी अलग ही कर रहा है, इसलिए वो एक्सेप्शन है ना। अगर वो इसी की तरह बिहेव कर रहा होता, अपवर्ड ही जा रहा होता, फिर काय का एक्सेप्शन रहता। वो इसकी तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वो कुछ अलग ही कर रहा है, मतलब वो एक्सेप्शन है, इसीलिए वो एक्सेप्शन है, ओके। सो अलग क्या कर रहा है वो? इट बेंड्स बैकवर्ड। इसका रीजन हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, ओके। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ सप्लाई रिप्रेजेंट्स द जनरल टेंडेंसी ऑफ। बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये, मैंने इससे पहले बोला भी था। द टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, ओके। एंड एक बात बोल लो अभी कि हम क्या देख रहे हैं, सप्लाई जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई था उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी या फिर
a higher quantity of commodity will be offered for sale at higher price and less at lower price. तो भाई सेल के लिए ऑफर कौन करता है? सेल के लिए ऑफर सेलर ही करता है ना, बराबर है। सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लाई तो सेलर ही करेगा ना, बायर तो सप्लाई नहीं करेगा, तो बायर आंसर नहीं हो सकता है। लेबर भी सप्लाई नहीं करता है, लेबर बस प्रोडक्शन का काम करता है सैलरी के लिए, वेजेस के लिए, तो वो भी नहीं कर सकता है। एम्प्लॉयज भी सप्लाई नहीं करते। एम्प्लॉय हो सकता है कि आप बोलोगे कि भाई चलो पिज्जा डिलीवरी वाला है तो मुझे डिलीवरी देने के लिए तो एम्प्लॉय आ रहा है, थोड़ी ना वो डोमिनोज का या मैकडोनल्ड्स का मालिक खुद आ रहा है डिलीवरी देने के लिए, तो सप्लाई तो लेबर एम्प्लॉय कर रहा है। बट नहीं, एम्प्लॉय वो अपने पेमेंट के लिए कर रहा है, ठीक है। सप्लाई इज डन बाय सेलर ओनली, लेबर बस एक मीडियम है। सो सेलर इज अ करेक्ट आंसर। इसमें कुछ भी नहीं था सोचने जैसा, कॉमन सेंस था। ओके, नेक्स्ट, डैश डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। प्राइस, ऑफ कोर्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई का लॉ जो है हमारा वो क्या बोलता है? हायर क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड एट हायर प्राइस एंड लेस एट लोअर प्राइस, ठीक है। प्राइस में चेंजेस आ रहे इसीलिए सप्लाई में चेंज आ रहा है। हम जितना भी पढ़ रहे देखो, पी और एस, ये दो वेरिएबल की बात करें ना, प्राइस और सप्लाई, हमेशा हम दो वेरिएबल्स की बात करें। सो प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई एज वेल एज डिमांड, ठीक है। डिमांड हो या फिर सप्लाई हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट क्या है? तो प्राइस ही है। नेक्स्ट, देयर इज डैश डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। हमने देखा था प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इसके बीच में क्या है? एक तो है फंक्शनल रिलेशनशिप, दूसरी है डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। बोथ आर करेक्ट आंसर। सो हियर फंक्शनल इज गिवन, डायरेक्ट इज नॉट गिवन। इनवर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, मतलब प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो सप्लाई नीचे जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। जहां पे प्राइस जा रही है वहीं पे सप्लाई जा रहा है, तो इनवर्स तो आंसर नहीं हो सकता है। नो मतलब भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कितनी भी प्राइस कम ज्यादा होने दो, सप्लाई आपका कांस्टेंट रहेगा, ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता है। देयर आर सम चेंजेस विच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ प्राइस। सो फंक्शनल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव the sum of quantity of the commodity produced at a given period of time in an economy is called। देखिए यहीं पे हमने देखा आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने? सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, तो ये तो बच्चों का सवाल था, ठीक है, बिकॉज the test is going on the topic supply analysis। okay, सप्लाई एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली लॉ ऑफ सप्लाई ही रहेगा इसके अंदर। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तो हो ही नहीं सकता है, तो लॉ ऑफ सप्लाई ही करेक्ट आंसर रहेगा। बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, हायर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी ऑफर्ड फॉर सेल, ऑफर्ड फॉर सेल, ऑफर्ड फॉर सेल। सेल की बात कर रहे हैं ना हम, सेल की बात हम कहां पे करेंगे? सप्लाई के अंदर करेंगे। डिमांड के अंदर तो सेल नहीं होता है ना, डिमांड के अंदर परचेस होता है, बाय होता है। ओके, तो सेंटेंस के ऊपर से भी बच्चा बोल सकता है कि भाई ये सप्लाई के रिलेटेड कुछ है, ये डिमांड के रिलेटेड नहीं है, या फिर ये डीएमयू के रिलेटेड नहीं है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, द सप्लाई ऑफ कमोडिटी रेफर्स टू, सप्लाई का मीनिंग क्या था? अमाउंट ऑफ द कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, ये उसका मीनिंग ही था। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मतलब होता है आउटपुट, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, ये हो गया स्टॉक, एंड स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, ये भी हो गया स्टॉक, ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, हमने कई बार ये पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर स्पोर्ट्स क्लब, दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने इसको रॉन्ग किया है। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन प्लीज। आप अपने नोटबुक के फ्रंट पेज पे ही, जहाँ पे आप नाम वाम लिखते हो अपना, वहीं पे लिख के रख दोगे तो भी बेटर रहेगा, या फिर कहीं और लिख के रख दो जहां पे आपको लगता है। स्पोर्ट्स मटेरियल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। Sports material is a revenue expenses and sports equipments is a
कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस इट इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। देखिए हमने देखा है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, उसके अंदर हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, उसके अंदर लिखते हैं हम एड परचेसेस, उसके नीचे हम लिखते हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक। सो वॉट एवर आइटम्स, जो कुछ भी चीजें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और जो भी चीजें हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल्स ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ये हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि स्पोर्ट्स मटेरियल दे आर ट्रीटेड एज कंज्यूमेबल्स, they are assumed that they are consumables. Consumables का मतलब क्या होता है? Consumables मतलब which can be consumed within a year, ओके, या फिर जो चीजें जल्दी खराब हो जाती है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉल, क्रिकेट की बॉल रहेगी, बास्केटबॉल रहेगी, फुटबॉल रहेगी, कोई भी रहने दो, एक साल से ज्यादा नहीं टिकती हो, जनरली खराब हो ही जाती है। क्रिकेट की बॉल तो भाई एक दिन में भी गुम हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, उसके ऊपर तो फुट ही जाएगी, फट जाएगी या फिर गुम हो जाएगी कहीं पे, ओके। सो दे आर नोन एज कंज्यूमेबल्स, ठीक है। ये जो मटेरियल्स होते हैं वो ज्यादा टाइम नहीं टिकते, आपकी 1 साल के अंदर आप 10-15 बार लेके आ जाओगे उसको, ओके। और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होता है, इक्विपमेंट्स मतलब लाइक कैरम बोर्ड, ओके, दिस इज इक्विपमेंट, दिस विल स्टे विथ यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। या फिर ऐसे भी कुछ टेबल टेनिस के लिए कुछ वो जो बोर्ड वगैरह होता है, टेबल होता है, ओके, दैट इज व्हाट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। एंड स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब छोटा मोटा जो मटेरियल होता है, बैडमिंटन का जो अपना शटल होता है वो, ओके, दिस ऑल आर स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ओके। सो गॉट द डिफरेंस। एंड कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, इस चीज पे हमने कई बार डिस्कशन किया है। एक चीज सिंपल सी ध्यान में रखो या फिर लिख के रख दो, मैं तो कहूंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जो कुछ भी लिखते हैं ना, ठीक है, एक तो आपकी एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड के अंदर हम लिखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ओके। दूसरी इनकम साइड, इनकम साइड पे हम लिखते हैं रेवेन्यू इनकम्स, ओके। सो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रेवेन्यू का, रेवेन्यू नेचर। और दूसरा जो होता है आपका बैलेंस शीट, उसमें जो एसेट साइड है आपकी, एसेट साइड के अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंसेस, और लाइबिलिटी में आप रिकॉर्ड कर रहे हो कैपिटल इनकम्स। सो whenever you find something which is recorded in expenditure side, मान के चलो कि वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। whenever you find some liability, अगर कोई लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होने वाली चीज है तो वो कैपिटल रिसिट है या फिर कैपिटल इनकम है, ठीक है। एसेट साइड में कोई चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइक बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस है, ओके। तो ये रेवेन्यू और कैपिटल, इतना तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आप चाहिए तो ये वाला जो बॉक्स है ये भी कहीं पे आप ड्रॉ करके रख दो, बना के रख दो, जैसे कि आपको ध्यान में रह सके, ओके। नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट्स एन एसेट। डेफिनेटली आपने क्वेश्चन में देखा होगा या फिर आपके सॉल्यूशन में भी देखा होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में लिखा होता है, लाइबिलिटी में कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। ये तो हम हर प्रॉब्लम में लिख रहे हैं, तो ये आपको पता होना ही चाहिए, लर्न हो चुका होगा। नेक्स्ट वी हैव नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स प्रीपेयर डैश डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने देखा है कि जो फाइनल अकाउंट्स था वहां पे हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स का जो फाइनल अकाउंट्स है, मतलब जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर हम बैलेंस शीट के साथ साथ दूसरा जो होता है, ओके, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, वो क्या है, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
ओके, सो अंडर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं क्या? नहीं बनाते, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। कैश अकाउंट हम बनाते हैं क्या? कैश अकाउंट हमारे प्रॉब्लम में दिया होता है, ठीक है, वो हम नहीं बनाते। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब ही कैश अकाउंट, वो हमारे प्रॉब्लम में दिया होता है, हम नहीं बनाते। सो करेक्ट आंसर शुड बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट, परचेस ऑफ स्टेशनरी इज एन डैश डैश एक्सपेंडिचर। परचेस ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेस की तो आप कहां पे लिखते हो? एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हो ना, एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हो मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। ओके, नेक्स्ट, यूजुअली डैश डैश इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स जो होते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है? तो उसके जो मेंबर्स रहते हैं वो जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, लाइक कोई जिम है, ठीक है, तो जिम में जाने के लिए जो भी उनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है, 3 मंथ्स का लिए 3 मंथ्स के लिए रहता है, 6 मंथ्स के लिए रहता है, एनुअल रहता है, जैसे भी हो, ठीक है, लाइक 1000 रुपीज पर मंथ। तो हर मेंबर 1000 रुपीज पर मंथ जो पे कर रहे हैं वही उनके लिए इनकम का सोर्स है ना। सो सब्सक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन हर जगह पे दिखेगा। डोनेशंस मतलब क्या है? डोनेशन मतलब किसी ने विलिंगली डोनेट किया, चलो भाई ये लो मेरी ओर से रखो, ठीक है। डोनेशन कंपलसरी तो नहीं होता कि हर किसी को डोनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। डोनेशन इज अ विलिंगली पेमेंट मेड बाय समवन। लीगसीज, लीगसीज मतलब कोई लीगल मैटर के लिए पेमेंट किया है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस, देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब क्या है? ये भी मेंबरशिप फीस ही एक टाइम की, बट कैसे? दिस इज फॉर लाइफ टाइम। ओके, लाइक मैंने बोला कि 1 लाख रुपए रखो, मैं लाइफ टाइम ये जिम यूज करूंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट लाइफ मेंबरशिप फीस। दिस हैपन्स समटाइम्स कि आप एक ही बार अमाउंट लेते हो और लाइफ टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। दिस इज लाइफ मेंबरशिप फीस। और लाइफ मेंबरशिप मतलब द टाइम पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, सो दिस इज नॉट रेवेन्यू नेचर, दिस इज कैपिटल नेचर। तो ये लाइबिलिटी साइड में जाता है आपके लिए, ठीक है, जनरली। बट आपको प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसा कुछ अभी तक गिवन नहीं है, तो आप उसको इनकम में ट्रीट कर रहे हो। ओके, नो प्रॉब्लम, चलता है। सो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज व्हाट? सब्सक्रिप्शंस। लाइफ मेंबरशिप फीस आपका रेवेन्यू नहीं हो सकता है क्योंकि वो डे टू डे आपको नहीं मिलता है। ओके, सब्सक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज। डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड, डोनेशंस के लिए हमने देखा था डोनेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है आपके लिए जनरल डोनेशंस, दूसरा आपके लिए होता है स्पेसिफिक डोनेशंस। ओके, जनरल डोनेशंस मतलब डोनेशंस विच आर नॉट रिसीव्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, यू कैन यूज दोज अमाउंट फॉर एनी पर्पस। और स्पेसिफिक डोनेशन मतलब डोनेशन फॉर समथिंग, पर्पज इज गिवन प्रॉपरली। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड, मतलब रीजन उन्होंने आपको बोला है, पर्पज इज गिवन, मतलब दिस इज डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। और मैंने क्या बोला था कि अगर आपको डोनेशन के आगे कुछ लिखा हुआ है फॉर डैश डैश डैश, सो दिस इज रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्या है? कैपिटल इनकम, मतलब कैपिटल रिसिट। बहुत सारे बच्चों ने, मतलब 4-5 बच्चे जो एकदम अच्छे, ठीक है, द गुड वन, सब कुछ करेक्ट किया, बस ये रॉन्ग कर दिया। उन्होंने क्या लिखा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डोनेशन कैन नॉट बी एक्सपेंडिचर मैन। आप उसको मान लो कंफ्यूजन हो गया, कैपिटल इनकम की जगह पे रेवेन्यू इनकम बोल दिया, तो मैं एक टाइम समझ सकता हूं कि चलो कंफ्यूजन हो गया है। बट डोनेशन को आप एक्सपेंडिचर कैसे ट्रीट कर रहे हो? डोनेशन इज डेफिनेटली इनकम फॉर यू। ओके, सो कैपिटल रिसीट इज अ करेक्ट आंसर। सेकंड थिंग, ये सेम क्वेश्चन हमारे इससे पहले वाली टेस्ट में हो चुका है, तो दूसरी बार गलती, हाउ यू कैन डू दैट? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर इज। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये ठीक से पढ़ो, अभी इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हमें सुनने की आदत है, हम सरप्लस लिख के आ जाते हैं, बट दिस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो ये क्या हो गया आपके लिए? डेफिसिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप जो बनाते हो उसके अंदर जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस होता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलते हो, उसे आप सरप्लस भी नहीं बोलते हो, उसे आप डेफिसिट भी नहीं बोलते हो, उसे आप बोलते हो कैश एंड बैंक बैलेंस।
ओके, दिस में भी कैश बैलेंस, दिस में भी बैंक बैलेंस, और दिस में भी बोथ कैश एंड बैंक। आई एम सॉरी। नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इज ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए अभी लॉजिक वाली बात ही है। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। ओके, मतलब प्रॉफिट अर्न करना उनका मेजर मोटिव नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट अर्न नहीं करना मतलब क्या करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सेवा करनी है, सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोल सकते हम ना। ट्रेडिंग मतलब क्या, जो प्रोडक्शन करते हैं वो। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कोई भी प्रोडक्शन नहीं करता है, सो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है। प्रॉफिट मेकिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट बोल रहे हैं हम, प्रॉफिट मेकिंग कैसे रहेगा। कमर्शियल मतलब ही क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर किसी भी तरह का बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज नहीं होता है। ओके, सो सर्विस इज द ओनली सुटेबल आंसर एंड इज द ओनली आंसर। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं ना, बिल्डिंग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो दिस विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेटली। नेक्स्ट है, देखिए अभी ये ट्रू और फॉल्स वाले, ये दोनों भी काफी इजी क्वेश्चंस थे, दोनों को भी आपने पता नहीं क्यों काफी सारे बच्चों ने इसे रॉन्ग कर दिया है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस? चैरिटेबल मतलब क्या है, जो चैरिटी करते हैं। चैरिटी मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ये कोरोना पैंडेमिक है, ठीक है, ये जो अभी इश्यू अभी चल रहा है, उसके अंदर काफी सारी एनजीओ है, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इन द सेंस लोगों को, जनरल पब्लिक को, ठीक है, जनरल पब्लिक को, लोगों को, गरीब लोगों को फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, हम जिसको बोल सकते हैं राशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज चैरिटी, बराबर है। तो जो कोई भी चैरिटी करता है ना, जो कोई भी चैरिटी करता है बंदा, क्या वो प्रॉफिट के लिए करता है? नहीं, चैरिटी इज डन फॉर जस्ट सर्विस मोटिव। ओके, आपने किसी को कोई हेल्प कर दी, किसी को आपने राशन दिया, ठीक है, तो उसमें से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? कुछ प्रॉफिट होगा कि आपको? डेफिनेटली नहीं होगा। तो प्रॉफिट मोटिव ये उनका होता ही नहीं है। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं होती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करेंगे, बराबर है। अनदर थिंग, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये ट्रू हो ही नहीं सकता, ये फॉल्स होगा। एंड लास्ट, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी फॉल्स है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, सेम क्वेश्चन हमारा पिछली बार हो चुका है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनको समझ में आएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस वीकली टेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कर रहे हो ना तो आपको कुछ समझेगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वाली टेस्ट अटेम्प्ट नहीं की थी उनको ये चीज पता ही नहीं चली है। वी नो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल दी कैश receipts and payments ड्यूरिंग द ईयर। ओके, मतलब उस साल के अंदर उसको जितने भी पैसे मिलेंगे वो रिसीट साइड में लिख देगा, जितने भी पैसे जाएंगे वो पेमेंट साइड में लिख देगा। ओके, ड्यूरिंग द ईयर, बराबर है। आपने देखा होगा रिसीट साइड में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा होता है कई बार, फिर वहां पे ईयर दिया होता है आपके लिए, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 3-3 साल लिखे होते हैं। मतलब दिस मे बी रिलेटेड विथ प्रीवियस ईयर, दिस मे बी रिलेटेड विथ नेक्स्ट ईयर, बट दिस इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। And income and expenditure account record all the incomes and expenses for the year। जब हम सॉल्यूशन करते हैं और कोई भी चीज हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, हम क्या करते हैं, वी वांट एक्सपेंस
और वी वांट इनकम फॉर द ईयर ओनली, हमें आगे का भी नहीं चाहिए, हमें पीछे का भी नहीं चाहिए, हम कई बार बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन एंड देयर इज डेफिनेटली सम डिफरेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा, मान लो कोई सब्सक्रिप्शन है, ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 5,000 मेंबर्स, दे पे 100 रुपीज ईच एज देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो टोटल मेरा सब्सक्रिप्शन होता है 5 लाख रुपए, इनकम साइड में मेरे 5 लाख रुपए आने चाहिए, बराबर है। बट मान लो कि मुझे इस 5 लाख में से सिर्फ 2 लाख रुपए मिले हैं, तो मैं 3 लाख रुपए भी रिकॉर्ड करता हूं ना आउटस्टैंडिंग के लिए, बराबर है। बट अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, मतलब कोई अमाउंट मिली ही नहीं है, तो क्या वो रिसीट साइड में होती है? वो रिसीट साइड में नहीं होती है, जब वो मिलेगी तब हम रिकॉर्ड करेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ओके। दिस वॉज ऑल अबाउट दैट। अगर फिर भी कुछ नहीं समझोगा, कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो प्लीज मैसेज करो, ओके। इफ यू आर डूइंग रॉन्ग दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, ओके। और गलत आंसर दिया मतलब समझा नहीं है, और समझा नहीं है फिर भी डाउट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। डाउट्स को क्लियरिफाई करोगे तो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स नहीं होगी। In that test we have seen some questions, they were definitely repeated but still you did wrong, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है। हम टेस्ट इसीलिए ले रहे हैं कि आपके मिस्टेक्स कम से कम हो जाए, मिस्टेक्स आपको बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। तो अगर नहीं समझ रहे, कुछ रॉन्ग हो रहा है, इमीडिएटली स्क्रीनशॉट लो, सेंड करो मुझे, पूछो सर ये क्यों हुआ, सर हाउ इज दिस, व्हाई इज दिस, ओके। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, ओके। थैंक यू सो मच।